हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 के भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की चर्चा कर रहे थे। अल्फ्रेड वैगनर महोदय ने जो बताया था कि प्राचीन समय में समस्त महाद्वीप एक ही स्थल का भाग थे, जिसे उन्होंने पैंजिया नाम दिया, और ये पैंजिया पैंथालासा पर तैर रहा है। ये चर्चा हम कल कर चुके थे। इस सिद्धांत के पक्ष में कुछ प्रमाणों को भी हमने देखा था, और इस सिद्धांत की कुछ आलोचकों ने आलोचना भी की। आज इसी क्रम में हम आगे चलते हैं और एक अगले टॉपिक को देखते हैं, वो है शैल। यानी हमारा आज का टॉपिक शैल है, जिसे चट्टान भी कहा जाता है। चट्टान नाम सुनकर ही आपके मन में एक छवि, एक चित्र चित्रित हो गया होगा कि चट्टान भारी भरकम विशाल पत्थर हम चट्टान कहते हैं। जो मजबूत है उसे चट्टान कहा जाता है। कोई व्यक्ति मान लीजिए हट्टा कट्टा है, मजबूत है, शरीर से अच्छा है, तो हम क्या कहेंगे, बिल्कुल चट्टान जैसा है। तो चट्टान की हमारे मन में शैल की छवि आती है, वो आती है एक मजबूत स्थल खंड के रूप में, एक मजबूत शिला खंड के रूप में, एक मजबूत पत्थर के रूप में। लेकिन ऐसा नहीं। शैल पत्थर की तरह कठोर हो सकती है, शैल रेत की तरह भुरभुरी हो सकती है, और शैल पाउडर की तरह चिकनी भी हो सकती है, मुलायम भी हो सकती है। शैल चट्टान का मतलब वही नहीं कि जो भारी भरकम हमें दिखाई दे रहे हैं उन्हें शैल चट्टान कहा जाए। शैल धरातल पर या धरातल के नीचे उपस्थित वह पदार्थ जो रेत की तरह भुरभुरा है, पाउडर की तरह मुलायम है और पत्थर की भांति कठोर है, शैल कहलाता है। इस शैल को पढ़ने से पहले या शैल के टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले हमें 3 शब्दों की जानकारी लेना बेहद जरूरी है, और वो 3 शब्द आते हैं अपक्षय, अपर्दन एवं निक्षेपण। ये तीनों शब्द आप लोगों के लिए बिल्कुल नए शब्द हैं, जरा इनको समझना, क्योंकि आगे के कुछ टॉपिक ना सिर्फ शैल अपितु शैल के बाद पढ़ाए जाने वाले कुछ टॉपिक इन्हीं 3 शब्दों पर डिपेंड करेंगे। ध्यान में पहली चीज तो ये कि हमारी पृथ्वी पर कुछ भी स्थिर नहीं है। पृथ्वी स्वयं स्थिर नहीं है, पृथ्वी गतिशील है, ब्रह्मांड के तमाम पिंड गतिशील हैं। तो ऐसे में हमारी पृथ्वी पर कुछ भी स्थिर नहीं है, वो या तो बढ़ रहा है या घट रहा है। ये ध्यान रखना, कुछ भी वस्तु, कुछ भी तत्व स्थिर नहीं है, वो या तो बढ़ रहा है या घट रहा है। वो बात अलग है कि घटने और बढ़ने की दर इतनी धीमी हो सकती है कुछ तत्वों की कि आपको वो दिखाई ना दे, महसूस ना हो, लेकिन फिर भी
वह या तो घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं। प्राचीन समय में उपस्थित राजा महाराजाओं के महल आज खंडर बन गए हैं। क्यों? वे लगातार वो क्या हो गए, नष्ट हो गए। या यूं कहें कि आज दिखाई देने वाले खंडर प्राचीन समय में राजा महाराजाओं के महल थे, तो क्या उन्हीं स्थितियों में थे जिन स्थितियों में आज है? नहीं। उस समय तो शान और शौकत वाले थे, चमकदार, जिसमें व्यक्ति निवास करता था, सर्व गुण संपन्न कह सकते हैं, सुविधाओं से युक्त हुआ करते थे। लेकिन समय का प्रभाव देखिए कि वो बड़े बड़े महल आज खंडर में तब्दील हो रहे हैं। कारण है कुछ भी स्थिर नहीं, वो या तो बढ़ रहा है या घट रहा है। एक छोटा सा बीज जिसकी अभी कोई अहमियत नहीं, कोई हैसियत नहीं, लेकिन मिट्टी में मिलने के बाद, पोषण मिलने के बाद वो एक छोटा सा नन्हा सा बीज एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है, यानी वो लगातार बढ़ता है। लेकिन एक सीमा पर आकर वह रुक जाता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वो धीरे 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 नष्ट होने लगता है और एक समय ऐसा आता है जब वो वृक्ष गिर जाता है, सूख जाता है या नष्ट हो जाता है। और वृक्ष की ही बात क्यों करें, मानव की भी बात कर सकते हैं। एक नवजात शिशु जन्म लिया, धीरे 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 वो एक वयस्क का रूप लेता है, एक सीमाओं तक पहुंचता है, अपनी निश्चित जो लंबाई चौड़ाई है उसे प्राप्त करता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद धीरे धीरे उसका पतन होने लगता है और एक समय जर्जर अवस्था आ जाती है, वृद्धावस्था आ जाती है और व्यक्ति के शरीर का क्षय हो जाता है, व्यक्ति नष्ट हो जाता है। तो कहने का आशय है पृथ्वी पर कुछ भी स्थिर नहीं है, वो या तो बढ़ रहा है या घट रहा है। भौगोलिक शब्दों में देखा जाए और भौगोलिक तत्वों की क्रियाओं को देखा जाए तो वो क्रियाएं इन तीन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप पूरी होती है: अपक्षय, अपरदन और निक्षेप। पहले परिदर्शनी, अपक्षय। जब कोई पदार्थ अपने ही स्थान पर टूट टूट कर बिखर जाता है तो इस प्रक्रिया को अपक्षय कहा जाता है। टूटे हुए पदार्थ को नहीं, अपितु उस प्रक्रिया को। दोबारा सुने, जब कोई पदार्थ अपने ही स्थान पर टूट टूट कर बिखर जाता है तो इस प्रक्रिया को अपक्षय कहा जाता है। जब कोई पदार्थ अपने ही स्थान पर टूट टूट कर बिखर जाता है तो यह प्रक्रिया अपक्षय कहलाती है। जब कोई पदार्थ अपने ही स्थान पर टूट टूट कर बिखर जाता है तो यह प्रक्रिया अपक्षय कहलाती है। करेंगे चर्चा इसके बारे में और विस्तार से आगे, लेकिन उससे पहले सेकंड परिभाषा देखिए। अपरदन।
जब टूटा हुआ पदार्थ वायु एवं जल के द्वारा उड़ाकर या बहाकर ले जाया जाता है तो इस प्रक्रिया को अपरदन कहा जाता है। जब टूटा हुआ पदार्थ वायु एवं जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ाकर या बहाकर ले जाया जाता है तो इस प्रक्रिया को अपरदन कहा जाता है। देखिए, जब टूटा हुआ पदार्थ, ये बात हम बोला था, जब टूटा हुआ पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर वायु या जल के द्वारा उड़ाकर या बहाकर ले जाया जाता है तो इस प्रक्रिया को अपरदन कहते हैं। आप देख सकते हैं सामने लिखा हुआ है, मैं लिख भी रहा हूं, मौखिक रूप से बोल भी रहा हूं ताकि दोनों स्थितियां आपके सामने क्लियर हो जाएं। जब टूटा हुआ पदार्थ, कौन सा टूटा हुआ? अपक्षय के माध्यम से टूटा गया है। जब टूटा गया पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर वायु या जल के द्वारा उड़ाकर या बहाकर ले जाया जाता है तो इस प्रक्रिया को अपरदन कहा जाता है। वहीं तीसरे शब्द की चर्चा और कर लेते हैं, फिर हम इसको विस्तार समझेंगे अभी आगे, और वो है निक्षेपण। उड़ाया गया या बहाया गया पदार्थ जब किसी नवीन स्थान पर जाकर रुकता है या जमता है तो यह प्रक्रिया निक्षेपण कहलाती है। देख सकते हैं आप, उड़ाया गया या बहाया गया पदार्थ अपरदन के द्वारा उड़ाया गया, लिखा हुआ है उड़ाकर या बहाकर। तो उड़ाया गया या बहाया गया पदार्थ जब किसी नवीन स्थान पर जाकर रुकता है या जमता है तो इस प्रक्रिया को निक्षेपण कहा जाता है। तो ये तीन परिभाषाएं हमने देखी कि अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण। अपक्षय जब कोई पदार्थ
अपने स्थान पर टूट टूट कर बिखर जाता है, तो इस प्रक्रिया को अपक्षय कहा जाता है। अपर्दन, जब टूटा हुआ पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर वायु के द्वारा उड़ाकर या जल के द्वारा बहाकर ले जाया जाता है, तो उसे अपर्दन कहते हैं। और पदार्थ जो उड़ाकर या बहाकर ले जाया गया है, वो जब किसी नए स्थान पर जाकर रुकता है, तो इस प्रक्रिया को निक्षेपण कहा जाता है। मौखिक रूप से और लिखित रूप से दोनों स्थितियां हम देख चुके हैं, प्रैक्टिकली देख सकते हैं इसको सामने आप। ये कोई पदार्थ, पहली परिभाषा देखिए, जब कोई पदार्थ, तो ये पदार्थ, कोई पदार्थ, जब कोई पदार्थ अपने ही स्थान पर टूट टूट कर बिखर जाता है, आप देख सकते हैं ये पदार्थ टूट टूट कर बिखर गया है। आप देख पा रहे हैं ये पदार्थ टूट टूट कर बिखर गया है, तो क्या हुआ है इसका हुआ है ये अपर्दन। समझ पाए आप इसको, कि जब कोई पदार्थ अपने स्थान पर टूट टूट कर बिखर जाता है। अब आप कहेंगे टूटता कैसे, ये तो आपने तोड़ा है, टूटता कैसे? ये टूटता है तापमान के कारण, गर्मी के कारण, सर्दी के कारण, हवा के कारण, जल के कारण, मानव के द्वारा, पशुओं के द्वारा, तमाम प्रक्रियाओं के द्वारा। कि रास्ते में देखा होगा, जमी हुई मिट्टी है, उस मिट्टी पर यदि पशु दौड़ रहे हैं तो उनके खुरों से वो मिट्टी क्या है, उखड़ जाएगी, तो पदार्थ टूट गया। किसी पत्थर के ऊपर तीव्र गति से पानी गिर रहा है, तो पत्थर के टुकड़े होंगे, पत्थर धीरे धीरे क्या होगा, कटेगा, गड्ढा बन जाता है। ऊपर देखा होगा बारिश के दौरान, यदि कच्चा मकान है आपका, मिट्टी है, तो ऊपर से पानी यदि गिर रहा है पाइप के माध्यम से, प्रेशर से, तो जमीन में गड्ढा भी बन जाता है। तो ये बाहरी तत्व हैं जिनके कारण पदार्थ टूट टूट कर बिखरता है। तो हम देख चुके हैं कि जब कोई पदार्थ अपने स्थान पर टूट टूट कर बिखर जाता है, तो ये प्रक्रिया अपक्षय कहलाती है। अपर्दन, जब टूटा हुआ पदार्थ, जब टूटा हुआ पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर वायु के द्वारा या जल के द्वारा, जल तो यहां नहीं आ सकता, लेकिन वायु के द्वारा उड़ाकर, आप देख पा रहे हैं उड़कर गया है, तो वायु के द्वारा उड़ाकर ले जाया जाता है, तो इस प्रक्रिया को अपर्दन कहा जाता है। यानी मेरे हाथ से नीचे गिरना, ये जाने की जो प्रक्रिया हुई, ये कहलाई अपर्दन। छोटी क्लासेस में 10th में 9th में मृदा अपर्दन का नाम सुना होगा। मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहकर जाना, तो वो जाने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है अपर्दन। अब देखें निक्षेपण, अगर तीसरा, तो स्वाभाविक सी बात है, जो पदार्थ उड़कर गया है वो कहीं ना कहीं तो जाकर रुकेगा, या तो रुक गया होगा या रुकने वाला होगा, तो कहीं ना कहीं जाकर रुकेगा, जमेगा, यही प्रक्रिया कहलाएगी क्या, निक्षेपण। तो हम इसको इन तीन शब्दों को एक सामान्य अर्थ में भी देख सकते हैं। अपक्षय का आशय होता है टूटना, अपर्दन का आशय होता है उड़ना या बहना, और निक्षेपण का आशय होता है जमना। ये तीन शब्द थे आज के लिए। शैल टॉपिक को पढ़ने के लिए इन तीन शब्दों का होना बेहद जरूरी था, इन तीन शब्दों की समझ जरूरी थी, और उम्मीद करता हूं कि इन तीन शब्दों को काफी विस्तार से हमने पढ़ा है और आपके समझ में भी आया होगा। कल शैलों के प्रकारों की चर्चा करेंगे कि शैल कितने प्रकार की होती हैं, कैसे इनका निर्माण होता है और कौन कौन से तत्व उनमें पाए जाते हैं, आदि तमाम बातों की चर्चा हम आगामी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल। धन्यवाद।